रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्चुअल्स में सारे डिस्कस कर रहा हूं, सामने ध्यान दीजिए. इफ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रे ऑफ लाइट प्रोपगेट्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हाउ डज इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज? फ्रीक्वेंसी रेयर टू डेंसर मीडियम में चेंज नहीं होती, ना ही डेंसर टू रेयर मीडियम में. फ्रीक्वेंसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. सो वेदर इट्स अ रिफ्लेक्शन और देयर इज अ रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर changes. So first का आंसर होगा there is no change in frequency. Second, if the lower half of a concave mirror reflecting surface is covered with an opaque non-reflecting material, what will be the effect on the image? जरा सामने ध्यान दीजिए. अगर आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, हम जब रे डायग्राम बनाते हैं तो हम सिर्फ दो रेस से बनाते हैं, बट एक्चुअल में दो रेस थोड़ी ना होती है, बहुत सारी होती हैं. ये फोकस, ये सेंटर, ये ऑब्जेक्ट. जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, जो सेंटर से आएगी वो बाउंस बैक करेगी. हम यहां इमेज बना देते हैं ए डैश बी डैश. एक्चुअल में इमेज ऐसे थोड़ी ना होती है. एक्चुअल में तो बहुत सारी रेज होंगी. यहां से जो जाएगी वो इधर से पास होगी, यहां से जो जाएगी वो भी इधर से पास होगी, यहां से जो जाएगी वो भी इधर से पास होगी, इधर से जो जाएगी वो भी इधर से पास होगी. तो बहुत सारी रेज मिलके इमेज बनाती हैं. अगर मैं इन सारी रेज को खत्म कर दूं, क्योंकि यहां पे मैंने ओपेक लगा दिया, पेंट कर दिया, काला पेंट कर दिया, तो अब सिर्फ यही रेज इमेज बनाएंगी. मतलब इमेज तो बनेगी बट इमेज की ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी. So image formed will be of same size and magnification and at same position, but less brighter. इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी. क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सबको क्लियर है ये बात? Yes, ओके. आ जाते हैं थर्ड पे. थर्ड कॉन्सेप्चुअल कह रहा है, शो दैट इफ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, द डिविएशन ऑफ द रे डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखते हैं, सामने देखो. दो मिरर्स हैं, एट एन एंगल थीटा. सक्सेसिवली रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब रे ऑफ लाइट आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर नॉर्मल बना, यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई. यही बोला? यही बोला? Yes, sir. अच्छा जी. पहले वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया I1, तो ये भी I1 होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहां पे मान लिया I2, तो ये भी I2 होगा. इजंट इट? yes, sir. मिरर में डिविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या पड़ा था? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ध्यान है बेटा? Yes, sir. सो फॉर फर्स्ट मिरर डिविएशन कितनी हुई? 180 डिग्री माइनस 2i1. फॉर सेकेंड मिरर डिविएशन कितनी हुई? 180 माइनस 2i2. सो टोटल डिविएशन कितनी हुई? टोटल डिविएशन हुई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज 360 माइनस ट्वाइस ऑफ i1 प्लस i2. i1 i2 का रिलेशन निकालते हैं. ये एंगल 90 माइनस i1 हुआ, ये एंगल 90 माइनस i2 हुआ. तीनों को जोड़ो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ,
थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 इक्वल टू 180. 90 प्लस 90 180 से कैंसिल. थीटा कितना हुआ? I1 प्लस I2. सो I1 प्लस I2 की जगह थीटा डाल दीजिए. 360 माइनस 2 थीटा, मतलब देयरफॉर deviation is independent of angle of incidence. क्लियर है बेटा? यही प्रूव करना था. Yes, sir. सिर्फ एंगल बिटवीन मिरर्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता टोटल डिविएशन. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल यू अरेंज द टू मिरर्स so that whatever may be the angle of incidence, the incident ray and the reflected ray from the two mirrors will be parallel to each other. Parallel to each other का मतलब कितना हुआ? टोटल डिविएशन कितनी चाहिए आपको? 180 डिग्री. yes or no? So. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल हो तो गई और वापस आई तो डिविएशन कितना चाहिए? 180 डिग्री. सो जरा इसी क्वेश्चन पे ध्यान दो. मैं थर्ड के कॉन्सेप्ट से ही कर देता हूं. इसी क्वेश्चन को ध्यान दो. हमें डिविएशन चाहिए 180 डिग्री. अगर हमें डिविएशन 180 डिग्री चाहिए, हमने देखा कि एक मिरर में टोटल डिविएशन का फॉर्मूला कितना होता है? दो मिरर्स में टोटल डिविएशन का फॉर्मूला होता है 360 माइनस 2 थीटा. ये हमें चाहिए 180 के इक्वल. सो 360 कितना? 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 2 थीटा. तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री. सो दोनों मिरर्स को परपेंडिकुलर रख दीजिए. क्या होगा? हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से पैरेलल होंगी. क्या ये बात समझ में आ गई? तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां तक सेम करना है, उसके बाद ये स्टेप्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे. क्लियर? Yes, समझ में आ गया? आ जाते हैं फिफ्थ पे. कैन अ वर्चुअल इमेज बी फोटोग्राफ्ड? यस, वर्चुअल इमेज को आप फोटोग्राफ कर सकते हो. आप शीशे के सामने अपने फोटो खींचते हो ना, शीशे में आती है ना वर्चुअल इमेज. वो क्या होती है? वो वर्चुअल इमेज आपके कैमरा लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैमरा में बन जाएगी, जिससे उसको फोटोग्राफ किया जा सकता है. नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू गेट रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्वेक्स मिरर? यस, कॉन्वेक्स मिरर से भी ऐसा हो सकता है. कॉन्वेक्स मिरर से कैसा हो सकता है? देखो, कॉन्वेक्स मिरर में अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, बट अगर ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दें तो उसकी रियल इमेज बनेगी. अगर ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दें, यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो वी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा. ऐसा न्यूमेरिकल्स में धीरे धीरे आप करेंगे. सेवेंथ, व्हेन डू वी टॉक ऑफ सुपरफिशियल और सरफेस मैग्निफिकेशन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन? ध्यान होगा, सुपरफिशियल या फिर सरफेस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने करा था. क्या फॉर्मूला था? मैग्निफिकेशन होता है H2/H1. एरियल मैग्निफिकेशन या फिर सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? H2/H1². अब H2/H1 V/U होता है माइनस V/U मिरर्स के लिए, तो H2²/H1² हो गया V²/U². तो एरियल मैग्निफिकेशन या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या सरफेस मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला क्या आया? V²/U². एट्थ क्वेश्चन, a man holding a lighted candle in front of a thick glass mirror and viewing it obliquely sees a number of images of the candle. What is the origin of these multiple images? अगर आपके पास thick glass mirror है तो उसमें different layers of glass mirrors होंगी. Different layers of glass mirror होने का मतलब आपको multiple layers में reflection नजर आएगी, तो आपको मल्टीपल इमेजेस नजर आएंगी. वही बोल रहा है, द फ्रंट सरफेस ऑफ अ थिक ग्लास मिरर इज बोथ रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग. जो रेज अंदर जाएंगी वो अगले सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी, तो इसीलिए आपको मल्टीपल इमेजेस नजर आ जाती हैं. आ जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे. यहां से न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो गए. नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 along its optical axis is observed to move from 25/3 meter to 50/7 meters in 30 seconds.
व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर्स पर आवर. ओके, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको कॉन्वेक्स मिरर बोला, कॉन्वेक्स मिरर बोला, ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग द कॉन्वेक्स मिरर. पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पहले इमेज डिस्टेंस है 25/3 मीटर्स, बाद में इमेज डिस्टेंस है 50/7 मीटर्स आफ्टर 30 सेकेंड्स. फोकल लेंथ दोनों ही सिचुएशंस में 20 सेंटीमीटर्स, 20 मीटर्स. दोनों सिचुएशन में आप यू निकाल सकते हो, दोनों सिचुएशन में यू निकाल सकते हो. सो चेंज इन इमेज डिस्टेंस, चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन आपको क्या देगा? ऑब्जेक्ट की स्पीड. सो 1/u is 1/f minus 1/v. Focal length 10. And focal length 10. Sorry, radius of curvature 20 है. So focal length 10. Focal length 10. ठीक है. 50 LCM. 5 minus 6 तो U1 हो गया. minus 50 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है. दूसरे के लिए 1/u2 is 1/f minus 1/v. 50 LCM, 5 minus 7, so u2 आ गया minus 25 सेंटीमीटर्स. सो चेंज कितना हुआ? स्पीड कितनी हुई? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हुई, चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 25 मीटर्स. मैग्नीट्यूड लेना होता है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 30. सो 25/30 यानी 5/6 मीटर्स पर सेकेंड. क्वेश्चन में आपको बोला है किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को में कैसे चेंज करोगे मीटर्स पर सेकेंड को? 18/5 से मल्टीप्लाई. 3 किलोमीटर्स पर आवर. क्लियर? समझ में आया सबको? So, आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे. 10th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. 10th क्वेश्चन आपको बोल रहा है अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल एंड 20 इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द वॉल. ये रही जी दीवार, एक कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर्स. आपने नहीं सर, फोकल लेंथ 20 है, आपने इसको 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द वॉल रख दिया. ठीक है जी. हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फॉर इट टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल. ये निकालना है डिस्टेंस. इमेज यहां बननी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 50 minus x, isn't it? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. so, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव ऑफ 50 minus x, इमेज डिस्टेंस हो गई -50. इमेज आपको वॉल पे चाहिए, रियल इमेज तो नेगेटिव. f आपके पास है 20, कॉन्केव है तो -20. x निकाल लो. 1/v प्लस 1/u equal to 1/f. So 1/50 plus 1/50 minus x is 1/20. क्या आप x कैलकुलेट कर सकते हैं? so, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? An object is placed at a distance of 40 centimeters from a concave mirror of focal length 15. ओके, बना लेते हैं. कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर्स. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स. ये F, ये C. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C 40 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. If the object is displaced through a distance of 20 centimeters towards the mirror
by how much distance is the image displaced. ओके, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो 2 बार इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. पहले क्या करोगे? फर्स्ट केस में इनिशियली केस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -40, फोकल लेंथ है -15, v निकालिए. 1/v इक्वल टू 1/f -1/u. सो आपके पास 120 एलसीएम आया, -8 + 3, तो v की वैल्यू पहले केस में आ गई -24 सेंटीमीटर्स. क्या ये बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. केस 2, जब आप 20 सेंटीमीटर बोलो ना, 20 सेंटीमीटर आगे लेके जाओगे तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20, फोकल लेंथ अभी भी कितनी है? -15. फिर से v निकालिए. 1/v2 इज 1/f -1/u 15. आपके पास आया ये 60 एलसीएम, -4 + 3, v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर. पहले थी -24, तो इमेज कितना डिस्प्लेस हुई? 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. यस और नो? पहले थी -24 पे, अब है -60 पे, तो इमेज गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. An object is placed at a distance of 36 centimeter from a convex mirror. ओके जी, ये रहा convex mirror. इससे 36 सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया. ठीक है. A plane mirror is placed between the two virtual image so that the two virtual images so formed coincide. मतलब पैरेलक्स नहीं है. प्लेन मिरर बीच में कहीं प्लेस किया. इफ द प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24, फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो प्लेन मिरर 24 है, तो प्लेन मिरर की जो इमेज बनेगी वो पीछे होगी 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेन मिरर के लिए जितना होता है पीछे उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है. मतलब ये लेंथ कितनी हो गई? 36 - 24 मतलब 12 सेंटीमीटर. तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर के लिए इमेज भी कितना होना चाहिए? सेम पॉइंट पे, क्योंकि बोला दोनों की वजह से सेम पॉइंट पे इमेज बन रही है. सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -36 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस +12 सेंटीमीटर. क्या आप f कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, sir. f कैलकुलेट Yes, sir. करने के बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. हो जाएगा कैलकुलेट. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना? क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप के नहीं किए. अब ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े मजेदार हैं. 13th पे ध्यान दीजिए. An object is placed exactly midway between a concave mirror of radius of curvature 0.4 and a convex mirror of radius of curvature 0.2. ओके, एक concave mirror और एक कॉन्वेक्स मिरर, ये 2 मिरर्स हैं. कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0.4, तो इसका फोकल लेंथ हो गया -0.2 मीटर. कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0.2, तो इसका फोकल लेंथ हो गया +0.1 मीटर. मिरर्स फेस ईच अदर एंड आर 0.5 मीटर्स अपार्ट. 0.5 मीटर्स दोनों के बीच का गैप है. ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा, ठीक है, इस पॉइंट पे मिडिल में. फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, द फर्स्ट वन टेकिंग प्लेस एट अ कॉन्केव मिरर. ओके, ये रहा जी ऑब्जेक्ट. रे डायग्राम बाद में बनाऊंगा, लॉजिक समझो. जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं तो ऑब्जेक्ट से पहली रिफ्लेक्शन हुई कॉन्केव मिरर पे, तो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के लिए, उसकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहली रिफ्लेक्शन की जो इमेज होगी सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये बात समझ में आती है? जैसे Yes, sir. समझ में आया? जो फर्स्ट वाला से रिफ्लेक्ट होकर जो इमेज बनेगी, सेकंड वाला उस इमेज को देखेगा, सेकंड वाले के लिए वो क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ 0.5/2 माइनस 0.25 मीटर्स। ये 0.25 मीटर हुआ ना। फोकल लेंथ दी हुई है -0.2, इमेज डिस्टेंस निकाल लो। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। रीअरेंज, 1/v हो गया 1/0.25 माइनस 1/0.2 मतलब 100/25 माइनस 10/2 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आई? -1 मीटर। मानते हो? Yes, sir. अब Yes, जरा sir. ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं रे डायग्राम से समझाता हूं आपको। इसका फोकल लेंथ है -0.2, तो यहां पे ये बियॉन्ड फोकस है, मतलब जो रे स्ट्रेट गई वो इधर से पास होगी और जो रे फोकस से गई वो स्ट्रेट हो जाएगी। और 0.1 मतलब इधर कहीं इसकी इमेज बनेगी। अब ऑब्वियसली उस इमेज बनने से पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगी, मिरर पे टच कर जाएगी वो। यस और नो? Yes, sir. Yes. ये ऐसे हुआ सिचुएशन। इसके बनने से पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो ये क्या हो गई? वर्चुअल इमेज हो गई। ये वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर रियल इमेज बनती तो वो कॉन्वेक्स के लिए क्या बनती? रियल ऑब्जेक्ट बनती। अब ये कॉन्वेक्स के लिए क्या हो गई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया +0.5। ये 1 मीटर दूर आया था ना, 0.5 कम करो कितना हुआ? 0.5 मीटर दूर हुआ। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए उल्टी साइड पॉजिटिव हो गई, लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो गई, क्योंकि उसके लिए इंसिडेंट रे कहां गई? टुवर्ड्स लेफ्ट। सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव। फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स की होती पॉजिटिव है, +0.1। v निकालो, फाइनल इमेज आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 10 माइनस 2 8, ये 1/v आया, तो v कितना हुआ? 1/8 मीटर्स। 1/8 का मतलब कितना होता है? 0.125 मीटर्स। बात समझ में आई? 0.125 मतलब वर्चुअल इमेज। फिर से तो यानी इसके लिए जो फाइनल इमेज होगी वो 0.125 मतलब इसके फोकस से थोड़ा सा आगे, इसका फोकस 0.1 पे, यहां पे इसकी इमेज बनेगी फाइनल। सो यानी ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई है रेस। हमें रे डायग्राम नहीं बनाना, हमें सिर्फ पोजीशंस चाहिए। रे डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आप रे डायग्राम बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा सुनो, जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस कुछ भी होती हैं, सो पहली रिफ्लेक्शन की जो इमेज बनती है वो सेकंड वाली रिफ्लेक्शन के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो सेकंड वाले के लिए इमेज बनेगी वो थर्ड के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में एक स्टेप सॉल्व करके फिर सेकंड स्टेप पे चलना है। आप ऑलरेडी रे डायग्राम सीधा सीधा नहीं बना सकते,
कभी नहीं बना सकते। आपको एक सॉल्व किया, उससे उसका कोरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम बनाओ। आप देख रहे हो मैंने यहां पे एक स्टेप सॉल्व किया, उसका रे डायग्राम बनाया, पोजीशंस चेक की। दूसरा सॉल्व करने के बाद रे डायग्राम बनाया, पहले रे डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि बाद में तो आड़ी टेढ़ी इमेजेस आ रही है ना रेज, मुझे क्या पता कहां बनेगी इमेज, मुझे क्या पता फाइनल रिफ्लेक्शन कहां की तरफ होगी। तो मैंने पहले इमेज डिस्टेंस निकाल के उसको बनाया, फिर उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शंस शो कर दी। क्या ये बात समझ में आई सबको? सर हाँ जी सर एक बार ये बता दो, u पॉजिटिव 0.5 मीटर बेटे, लेफ्ट साइड पे मेरी एक बात सुन, इस तरफ जा रही है ना इमेज इंसिडेंट रे, यस सर, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई ना कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यस सर, ऑब्जेक्ट इसी तरफ है ना वर्चुअल स्पेस में, यस सर, यस सर, तो वो क्या हो गया पॉजिटिव। जब ऑब्जेक्ट रियल स्पेस में होगा तो वो क्या होगा नेगेटिव, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल स्पेस में आएगा बिहाइंड द मिरर होगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके ओके सर। बाकी आगे ये और क्लियर होगा, जैसे रिफ्रैक्शन में तो भर भर के क्वेश्चन है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पहला क्वेश्चन किया आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज kept in front of a convex mirror of at a distance of 50। एक convex mirror है, आपने ऑब्जेक्ट रखा 50 सेंटीमीटर पे, a plane mirror is introduced covering the lower half। ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया। if the distance between the object and plane mirror is 30 and it is found that there is no parallax between the images, मतलब सेम पॉइंट पे बन रही है, तो ये 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए u कितना हो गया -50, v कितना हो गया +10। आप f कैलकुलेट कर सकते हो, f से आप रेडियस निकाल सकते हो। लॉजिक समझ में आ गए? तो ये थे रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्चुअल्स, आपको अच्छे से दोबारा करने हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।